बीते हुए साल में सूबे ने अच्छे और चुनौती भरे दोनों ही तरह के दिन देखे हैं। कई मोर्चों पर सफलता मिली तो कई मोर्चों पर अनुभव। अब ये साल सफलता को सफलतम और अनुभव को धरातल पर लाने का है। पर यह कैसे होगा, किस दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान होंगे। और मेहमान के तौर पर संजीव वर्मा जुड़ेंगे। सह प्रभारी हैं आप, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। शीशपाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ में। शीशपाल जी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं अक्सर, और जब शीशपाल जी जुड़ते हैं तो एक दिशा भी मिलती है इस चर्चा को। एक कोशिश होगी कि इस चर्चा को भी दिशा मिल सके। प्रदीप कुकरेती जी, पिछली बार जब आप हमारे साथ जुड़े थे तो बहुत अच्छा बोला था आपने, और राज्य हित में थे आपके हर शब्द। मेरी ये उम्मीद है कि इस बार चूंकि नया साल है तो नए साल में आपके हर शब्द जो है जनता के लिए बेहतर होंगे, साथ में सरकार को भी दृष्टि देने का काम करेंगे। शुरुआत मेरी शीशपाल जी से होगी क्योंकि विपक्ष को बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। शीशपाल जी, बीता साल जैसा भी रहा, आज हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल में प्रवेश के साथ ही बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना अभी सरकार को करना है। विपक्ष की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जिन पर सरकार को अभी काम करना चाहिए? पूजा जी, 2022 कहा उत्तराखंड की जनता के, जैसा आपने मेरे से सवाल किया में क्या चुनौती और सरकार को काम करना, तो पहला तो देखिए कानून सरकार को बहुत कुछ करने की व्यवस्था के मोर्चे पर राज्य हाथ लगी। तमाम हत्या और बलात्कार काम रहा ये, और देश में ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार मुख्यमंत्री अगर समीक्षा का। शीशपाल जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लगातार आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपके पास आऊंगी, टीम से कह रही हूं कि आपकी आवाज को वापस से पैच करने की कोशिश करें। तब तक संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से, फिर चाहे वो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, क्योंकि आप महिला नीति लेकर के आ रहे हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा का मुद्दा, हालांकि उत्तराखंड हमेशा से ही महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य रहा है, लेकिन बीते दिनों छवि ऐसी निर्मित हो गई कि न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अग्रणी जो राज्य है, आगे जो आ रहा है साल, इसमें बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि आप इस भ्रांति को तोड़ पाएं। मिल रही है मेरे की? बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है, अपनी बात पूरी करें। पूजा जी, देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष का आज आगाज होने जा रहा है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को, तमाम देशवासियों को अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नववर्ष सबके लिए शुभ मंगलमय हो जी। और अब बात रही 2022 की, तो उसके ऊपर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो 2022 बहुत ही उपलब्धियों भरा और एक नए कीर्तिमान उत्तराखंड के द्वारा स्थापित किए गए, जिसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने 93.25% अकेले मत लेकर जो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, मैं सोचता हूँ भूतो न भविष्यति, शायद यह रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ड्राफ्ट लाना, धर्मांतरण के ऊपर कड़ा कानून बनाना, मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करना, नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करना और हर ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल की स्थापना करना, 5 नए मेडिकल कॉलेजेस जो लगभग पूर्णता की ओर हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर पूरी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। फिल्म फ्रेंडली स्टेट की उत्तराखंड को एक दर्जा देना, और विशेष तौर से क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा को आते हैं, और इस बार एक उसमें भी हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। जबकि 45 लाख
जो श्रद्धालु इस बार उत्तराखंड में आए और उन्होंने एक सफल यात्रा यहाँ पर की। और साथ ही पूजा जी एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि संगठन और सरकार के स्तर पर, जहां पर लोगों ने सरकार के कामकाज पर अपनी सहमति की मोहर लगाई, आप ये देखिएगा उसमें पहला तो चंपावत का उपचुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी का था, और दूसरी जो हमारी परीक्षा थी वो हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें 39 सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पंचायत में पूरा का पूरा बोर्ड बना, जहां की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम 6 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जीत के आना, मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको हमको देखना चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो डबल इंजन मेरे पास कई ऐसे जवाब हैं संजीव जी, कई ऐसे जवाब हैं जो मैं अगर आपके सवालों में, अब माफ कीजिएगा, आपने जो उत्तर दिया है उत्तर में से ही अगर सवाल निकालूं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने शायद मुसीबत भरे हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम कहाँ है हम सभी जानते हैं। अंकिता भंडारी केस में अभी चीजें सामने नहीं आई हैं। यूके SSS हम सभी जानते हैं। महिला सशक्तिकरण, धर्मांतरण की आप बात कर रहे हैं, हल्द्वानी के अंदर क्या चल रहा है, एक विशेष समुदाय को लेकर के किस तरीके से तुष्टिकरण और धार्मिक चीजों को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, वो हम सभी देख रहे हैं। बीते साल में जो हुआ सो हुआ, हमें अपनी कमियों से सीखना है और सीख करके आगे भी तो बढ़ना है ना। जी 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 पूजा जी, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। जैसा अभी आपने कहा अंकिता भंडारी मर्डर केस, तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता हमारी बेटी थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, उसके प्रति सबके मन में एक सहानुभूति का भाव है, था और रहेगा। और साथ ही जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा 12 घंटे के अंदर तीनों के तीनों हत्यारोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, वह एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। साथ ही यूके SSS की आपने बात करी, तो यूके SSS के जो अध्यक्ष थे और 4 बड़े अधिकारी, उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हाकम सिंह और उसके साथ के 50 से अधिक जो गुनहगार यूके SSS के थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उनके ऊपर गैंगस्टर लगाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उनकी तमाम ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। शीशपाल जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शीशपाल जी अपनी बात आप पूरी कर लें, क्योंकि ध्वनि व्यवधान रहा थोड़ा सा, तो आपसे बातचीत पूरी आपका जवाब हम नहीं सुन पाए, क्योंकि विपक्ष की क्या राय है, उनके क्या बिंदु हैं, वो जनता को भी आईना दिखाने का काम करते हैं, सरकार को भी आईना दिखाने का काम करते हैं, और जिन बिंदुओं से सरकार भाग रही होती है उन बिंदुओं पर वापस ले आने का काम करते हैं। जी देखिए पूजा जी, जो 2022 रहा ये उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत निराशा भरा रहा, और सरकार के मोर्चे पे तमाम प्रकार की गड़बड़ियों के नाम रहा। कानून व्यवस्था ये नहीं संभाल पाए, और राज्य में नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें था कि उत्तराखंड में प्रतिदिन एक बलात्कार 2022 में हुआ। बेटी अंकिता भंडारी का हत्याकांड आपने देखा, अभी भी VIP के नाम के खुलासे के लिए यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, सबूतों को मिटाए जाने के आरोप लगातार लगे हैं। यहीं पर बिपिन रावत की हत्या होती है देहरादून में, चमोली का नौजवान था, बेटी पूजा है और बेटी ममता है, ये सभी के प्रकरण रहे, और 2.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार, 4 साल की बेटी के साथ बलात्कार, इस प्रकार की घटनाएं रही। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहूंगा पूजा जी। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगातार लगते रहे, चाहे वो बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने का मामला हो, चाहे जो JEE के पदों पर सिंचाई विभाग में नियुक्तियां निकालने के बाद भी उनको नियुक्ति न देने का मामला हो, तमाम तरह के आंदोलन राज्य में रहे। और सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हो चाहे तीरथ सिंह रावत हो, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, तो विपक्ष के आरोपों की लगातार पुष्टि होती रही। लेकिन पूजा जी मैं चाहूंगा कि 2023 में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करें और समीक्षा करें कि आखिर 2022 में कौन सी गड़बड़ियां रही जो 2023 में ना दोहराई जाए। जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप सरकार पर लगे, सरकार अगर अभी से मेहनत करे और प्रयास करे तो 2023 में ये दाग उत्तराखंड की जनता ना झेले और राज्य को ये दिन ना देखने पड़े, ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहेगी। जो अभी आप जाएंगे यहाँ पर फ्लाईओवरों का जो बड़ा भ्रष्टाचार है, चाहे आप एयरपोर्ट रोड पे जाइए, चाहे वो धन्याड़ी का फ्लाईओवर है, चाहे वो सोंग नदी का पुल है, चाहे वो बड़ासी का फ्लाईओवर है, चाहे वो मियांवाला का फ्लाईओवर है, चाहे वो लच्छी वाला और डोईवाला के फ्लाईओवर है। पूजा जी, तमाम फ्लाईओवर जो है टूटने के कगार पर है और उनको पेंच से और गाटर से खड़ा किया गया है। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचारों के नाम ये रहा और तमाम अभी हमारे जाते जाते 100 जो कार्यकर्ता थे आंगनवाड़ी महिला बाल विकास में, वो इन्होंने अभी उनको बाहर निकाल दिया। शिषपाल जी, आपने वो तमाम मुद्दे गिनाए हैं जिसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन इस बीच मेरे जहन में ऐसे 3 मुद्दे हैं जो कि मेरे ख्याल में विशेष फोकस में रहने चाहिए। संजीव जी, वो मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। पहला, स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, किसी भी राज्य के निर्माण में अग्रणी होते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। दूसरा, अगर मैं उत्तराखंड के अस्तित्व पर जाऊं तो अस्तित्व जुड़ा हुआ है 4 धाम यात्रा के साथ में, 4 धाम यात्रा। और तीसरा, आपको शिक्षा पर काम करने की जरूरत है। इन तीनों के लिए शिक्षा, साथ में जो पलायन की समस्या है और जो भर्ती की समस्या है, भर्ती में क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, एक एक करके आप जवाब दें कि इन तीनों पर गवर्नमेंट आगे आगामी साल में कैसे काम करेगी। पूजा जी, मैं आपकी बातों को बारी बारी जवाब देना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि जो 4 धाम यात्रा है उत्तराखंड की एक तरह से लाइफलाइन है, और आप ये देखिएगा कि हरिद्वार से लेकर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये जितना भी हमारा यात्रा मार्ग है जी, इसमें जितने भी वहां पर लोग वास करते हैं उनकी पूरी की पूरी आजीविका श्रद्धालुओं के ऊपर टिकी होती है। क्योंकि अलग अलग कोई होटल के व्यवसाय से जुड़ा है, कोई कन्वेंस के व्यवसाय से जुड़ा है, कोई अन्य मतलब मार्केटिंग में अपना सामान बेच रहे हैं, कोई प्रसाद बेच रहे हैं। तो और वो लोग जब यात्रा सीजन होता है तो यात्रा सीजन में जितना पैसा कमाते हैं उससे ही उनका पूरा साल चलता है। तो इस बार यात्रा मार्ग पर जितने भी हमारे लोग हैं उनके चेहरे बेहद खिले हुए मिले, क्योंकि इस बार एक रिकॉर्ड कायम हुआ। कई चेहरे तो वापस ही नहीं आए संजीव जी, कई, मैं उन चेहरों की बात कर रही हूँ घर से जीवित गए थे लौटे मृत, उनका क्या होगा इस साल में, क्योंकि अभी फिर से यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए संजीव जी, सवाल को समझिए। मैं खुद केदारनाथ धाम गई हूँ, केदारनाथ भी गई, बद्रीनाथ भी गई, दोनों जगह मेरा जाना हुआ। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं व्यवस्थाओं की, तो बद्रीनाथ में व्यवस्थाएं केदारनाथ से ज्यादा सुदृढ़ नजर आती हैं। विषमताएं हैं, समझ रही हूं, लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे रूल्स नहीं बनाए जा सकते हैं कि श्रद्धालुओं को कुछ हद तक सुविधा हो सके? हम जब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सर्दी इतनी ज्यादा है, उनके लिए कुछ अलाव की व्यवस्था की जाए, या फिर होटल्स का कुछ ऐसे रेट आप डिसाइड कीजिए जो सभी के लिए एक जैसे हो, ताकि श्रद्धालु जब यहां से जा रहे हैं तभी उनको पता हो कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं और हमको इतने रेट में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने रेट में चीजें मिल जाएंगी। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। साथ में जब हम यात्रा मार्ग की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी उस स्तर पर होनी चाहिए थी। इन व्यवस्थाओं पर काम करना पड़ेगा, और हम ये कह दें हमने बहुत बेहतर किया, अब हम और बेहतर करेंगे, तो नहीं चल पाएगा। गलतियां स्वीकार करनी होंगी, गलतियों पर काम करना होगा। पूजा जी देखिए, जिस तरह से अभी आपने कहा, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, और उन तमाम जो भी हमारी 4 धाम में विगत
क्योंकि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद यह हमारी यात्रा खुली थी और लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह का एक वातावरण था और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा श्रद्धालु आए। तो मैं सोचता हूं और मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं कि कहीं पर एकोमोडेशन की थोड़ी कमी रह गई और कहीं कुछ और जो भी छोटी मोटी जितनी भी हमारी कमियां रही, उन तमाम कमियों का आकलन सरकार के द्वारा लगातार किया जाता रहा, उसकी समीक्षा की और अभी आने वाली जो हमारी यात्रा है, आने वाले समय में जो हमारी यात्रा होगी वो पूरी की पूरी एक तरह से किसी भी यात्री को न खाने की प्रॉब्लम आएगी, न रहने की प्रॉब्लम आएगी, न स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी और तमाम चीजों का पहले से ही हम लोग पूरी तरह से व्यवस्था करने में सरकार जुटी हुई है। और मैं सोचता हूँ पूजा जी, अगली जो हमारी यात्रा हो उसके बाद हम और आप एक बार चैनल में दोबारा आए और आप इस चीज को रिव्यू करें कि आपने जो कहा था। बिल्कुल मैं करूंगी। और संजीव जी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती हूँ, इस बात के प्रमाण है आप। जी। मैं अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हूँ। दूसरा विषय स्वास्थ्य पर आते हैं हम। देखिए, जब जिस दौरान आप पहाड़ पर होते हैं, पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं वहां का जीवन उतना ही विषम है। लोगों के लिए जीना, वहां पर अपना जीवन यापन करना उतना ही दुभर है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर आप जाकर के तो बच जाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत खराब होगी तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस और रास्ते की व्यवस्था कर दी गई, बिल्डिंग बना दी गई स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वो फाइन भरना कबूल करते हैं, वो ऊपर जाना कबूल नहीं करते। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पूजा जी, इसका जवाब ले लीजिए मुझसे। पूजा जी, देखिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी 2017 में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते उस समय उत्तराखंड के पूरे बेड़े में मात्र 984 डॉक्टर्स थे, जिनकी संख्या आज 2500 से ऊपर है। और कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी CSC PSC सेंटर्स थे और पर्वतीय जिलों के जितना भी जिला चिकित्सालय तक, वहां पर कई सारे ऐसे चिकित्सालय थे जहां पर वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट डॉक्टरों की कमी को पूरा कर रहे थे और मात्र खाली दवाई देने का वो लोग काम करते थे। आज तमाम CSC PSC सेंटर्स में, तमाम जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ है और पर्याप्त जितना भी शीशपाल जी आपका काउंटर, शीशपाल जी काउंटर, तमाम इक्विपमेंट्स हैं। देखिए पूजा जी, संजीव जी यहाँ पर बैठ के लगातार झूठ बोल रहे हैं। राज्य में न स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, शीशपाल जी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। शीशपाल जी और संजीव जी दोनों, आप दोनों को एक बात समझनी पड़ेगी। आज की चर्चा बहस का विषय है ही नहीं, आज की चर्चा एक निष्कर्ष का विषय है, 2023 के लिए निष्कर्ष का विषय है। यही वजह है कि जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने बोला था कि सरकार ने कई पहलुओं पर वो सफल हुई है और कई पहलुओं पर उसे अनुभव मिले हैं। मैंने गलतियों का जिक्र ही नहीं किया, गलती नहीं होती है, अनुभव होता है। चलिए मैं प्रदीप कुपरेती जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी, आपकी बारी। शीशपाल जी, देखिए आज बहस नहीं कर रहे हैं तो बहस पे नहीं जाते हैं। आज विषय बस इतना है कि सुधार करें। मैं अगले हफ्ते आऊंगी आपके पास, बहस करेंगे, हम जमकर बहस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज विषय सिर्फ और सिर्फ सुधार पर है। प्रदीप जी, मतलब हम केवल संजीव जी को सुनने के लिए बैठे, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, ताकि हम अगली बार इनसे जवाब ले सकें, प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। विपक्ष का काम कभी कभी एप्रिसिएशन का भी होना चाहिए। ठीक है, आज हम दोनों ही मिलके हमारी भूमिका संजीव जी क्रिटिक्स की रहती है हमेशा, चाहे वो हम हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की भूमिका क्रिटिक्स की रहती है। लेकिन इस बार हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और उन मुद्दों पर काम कीजिए जिन पर अनुभव अर्जित किए हैं। प्रदीप जी, कुछ ऐसे मुद्दे आपको प्रदीप जी से भी जानने को मिलेंगे। प्रदीप जी, कुछ ऐसे बिंदु जो सरकार की दृष्टि में आने चाहिए इस साल में, जो आपको लगता है कि छूट गए हैं और साथ में जिन पर काम की बहुत ज्यादा जरूरत है?
2023 की जो है अग्रिम बधाइयां देता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश की नहीं पूरे राष्ट्रवासियों को। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपने पहले ही ये बात कही थी कि आने वाले इस वर्षों में चुनौतियां क्या होंगी, हमें क्या काम करने होंगे। निश्चित रूप में प्रदेश के अंदर सबसे पहले सरकार को, स्वयं धामी सरकार को आपस में समन्वय बनाने की जरूरत है। मंत्रियों को, विधायकों को, क्योंकि जो समन्वय टूटता सा दिखाई दे रहा है वो हमारे राज्य के हित में नहीं होगा। कोई लेफ्ट और कोई राइट और कोई सेंटर में चल रहा है, तो ये जो है सबसे पहले समन्वय की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो हमारे सबसे पहले स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल और केवल पलटन बाजार और परेड ग्राउंड को जो मैं देख रहा हूँ, उसमें 2022 में वो पूरा होना था। उसको सबसे पहले उसको इस तरह से काम किया जाए कि जितनी उसकी बदनामी हुई थी, गड्ढों को लेके, धूल को लेके, जिगजैग जो जिस प्रकार से जो अव्यवस्थाएं फैली थी, कंपनियों को जो है निष्कासित किया गया, और उसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले रोजगार को लेके उसके लिए कल्पना के लिए इस राज्य के गठन किया गया था, उस रोजगार की दृष्टि में सबसे पहले प्रत्येक हाथ के रोजगार की दृष्टि में सरकार को सोचना पड़ेगा। तमाम भर्तियों को बिल्कुल जो है पारदर्शिता के साथ जो है जारी करना होगा, करवाना होगा, कंडक्ट करना होगा। तीसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहने में कि 2022 में उत्तराखंड के अंदर तमाम लॉ एंड ऑर्डर टूटे हैं, और उसमें कई चाहे सरकार का दबाव रहा हो या राजनीतिक दबाव रहा हो। एसटीएफ का पहली बार ऐसा हुआ कि वो एक से एक चीज गुनाह कबूल करवा लेती है, लेकिन वो शायद वीआईपी का नाम कबूल नहीं करवा पाई। अगर वीआईपी नहीं था तो कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा कि विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि वो वीआईपी रूम था, शायद जनता मान भी लेती, लेकिन ठीक उसके बाद जो है पोलोग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस कहती है कि हम उनसे लिखवा देंगे वीआईपी कौन था। तो इस प्रकार का जो विभेद, एक तरफ जो है मंत्री वहां दे रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, और इधर जो है पुलिस ये कह रही है, तो जनता के अंदर एक दूसरा संदेश चला गया। तीसरी बात, जिस प्रकार से पिछले दरवाजे के तहत विधानसभा में जो भर्तियां हुई, उसमें किस प्रकार से पारदर्शिता को देखते हुए, क्योंकि रोजगार मिलना बड़ा कठिन सवाल होता है, लेकिन जिसका छिन जाता है, चाहे वो सिफारिश से लगा हो, चाहे वो मेहनत से लगा हो, वो उनके दिलों पर बीतती है। क्या जिन लोगों ने इन पिछले दरवाजों से ये भर्तियां करी थी, क्या उसमें कोई सरकार अपने आप में सोमोटो लेगी, क्या कोई इस्तीफा देगा, या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? ये आने वाले समय में चुनौती खड़ी है। तीसरी बात, क्योंकि विभिन्न प्रकार की भर्तियां, चाहे लोकायुक्त के उसमें हो, तमाम विभागों में हो, ये सारी चीजें हो गई हैं। उन शहीद परिवारों को आज तक 2023 आने को है, अभी तक 1994 से न्याय नहीं मिल पाया, जो मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा गोलीकांड के शिकार हुए हैं। ये कहीं ना कहीं दर्दनाक विषय है। अभी तक हमें राजधानी, स्थायी राजधानी नहीं मिली है। मैं अस्थायी राजधानी से बात कर रहा हूँ, वो भी एक हमारे लिए चुनौती है कि वो कब मिलेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा और दुखद विषय है, बहुत बड़ा और दुखद विषय है प्रदीप जी, कि राजधानी नहीं सुनिश्चित हो पा रही है। गैरसैंण की बात होती है, हर सरकार पीछे भागती है कि गैरसैंण पे आप बात तो सभी करना चाहते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप बात करना चाहते हैं, ये विपक्ष में होते हैं तो ये बात करना चाहते हैं, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो स्वास्थ्य के लिए आपने बहुत अच्छा बिंदु छेड़ा। स्वास्थ्य की ये हालत है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हमारा दून मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी अभी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सफेद हाथी है। अगर अल्ट्रासाउंड है तो उसमें अल्ट्रासाउंड के केवल मात्र एक डॉक्टर है, उसके अंदर अगर एक्सरे का डिपार्टमेंट है तो उसमें मात्र एक जो है टेक्नीशियन किस प्रकार से है, शेड्यूल नहीं है। ऐसे ही कोरोनेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां जनता का जिस प्रकार से पड़ती है, शेड्यूल होना चाहिए। अस्थायी राजधानी का हाल है, ये अस्थायी राजधानी का हाल है। नहीं, देखिए संजीव जी, यहाँ पर मैं आपको, संजीव जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, अभी मैं ताजा डेटा पढ़ रही थी, अभी इस डिबेट से पहले मैं जस्ट ताजा डेटा पढ़ रही थी। वो डेटा ये कहता है कि प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट जितनी ज्यादा तेजी से होने चाहिए, जिस तरीके से पैंडेमिक का अलर्ट पूरे देश में लागू हो रखा है, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है। इसमें हम अपनी या किसी और की पीठ थपथपा करके कुछ नहीं ले पाएंगे। जब जनता के दिल पर बनती है, जनता की जान पर बनती है, तो गला सरकार का ही दबाया जाता है। यानी कि आप सत्ता पर हैं तो आपका ही दबाया जाएगा, किसी और का नहीं दबाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बिंदु लेकर के जाइए और बात कीजिए कि एक समन्वय की जरूरत है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा को खास बनाने के लिए। चर्चा से जो निष्कर्ष निकला है, निष्कर्ष ये कहता है कि आगामी वर्ष में G20, 4 धाम, महिला अस्मिता और साथ में भ्रष्टाचार, सरकार में समन्वय, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और काम नहीं हुआ तो डामाडोल स्थिति
रह सकती है। तो इस चर्चा का आज कोई मकसद विशेष नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था कि 2023-2022 के अनुभवों की जो है दीवार पर खड़ा हो, उसकी नींव पर खड़ा हो, ताकि एक इमारत बेहतर बन सके। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।